तो आज हमारा जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 19 ऑफ योर ओ लेवल्स, कॉस्ट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। बेसिकली इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट द कॉस्ट। के बिजनेस जब भी कोई गुड मैन्युफैक्चर करता है या प्रोडक्शन करता है और उसको किस किस तरीके की कॉस्ट आती है। यूजुअली बिजनेस में कॉस्ट किसको कहते हैं हम? कॉस्ट आता है एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली जो भी खर्चे जो है वो बिजनेस के आते हैं वो उसको हम कहते हैं कॉस्ट। ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में देखें हम, जैसे कि अगर आप वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हो तो वो क्या होती है? आपकी कॉस्ट होती है। आप जो है वो रेंट पे कर रहे हो, वो क्या होती है? आपकी कॉस्ट होती है। आप कोई गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई जीन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसका जो रॉ मटेरियल आप खरीदोगे वो उसकी आपकी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट आर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेसेस। और कॉस्ट का डेटा जो है, सही है, मतलब कि आपको कितना रेंट पे करना है, आपके कितने खर्चे हैं, वो सारी चीजें जानना एक बिजनेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू नो इट्स कॉस्ट डेटा। देखिए, हम लोग ये तो देख लेते हैं कि हम कमा कितना रहे हैं, सही है, लेकिन आपको ये भी जरूर देखना चाहिए कि आप खर्च कितना कर रहे हो। ठीक है। तो एज अ बिजनेस यू शुड हैव अ एक्यूरेट कॉस्ट डेटा एंड यू शुड नो दैट व्हाट कॉस्ट द बिजनेस आर इन्वॉल्विंग। और कॉस्ट डेटा एक मैनेजर को क्यों पता होना चाहिए कि उसके खर्चे कितने हैं? ताकि वो अपने प्राइसिंग डिसीजंस ले सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता हो कि एक प्रोडक्ट कितने का बन रहा है, सही है, क्या कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट बनाने में, तो आप उसकी प्राइसिंग आराम से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टी शर्ट मैन्युफैक्चरर इज मैन्युफैक्चरिंग अ शर्ट फॉर $5, इसकी कॉस्ट है $5 की शर्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स वो उस 5 से ऊपर ही अपनी शर्ट को बेचेगा ताकि वो एक प्रॉफिट भी अर्न कर सके। सो व्हेन यू नो योर कॉस्ट, आप कोशिश करते हो कि आप अपनी प्राइसिंग उससे ऊपर ही सेट करो ताकि आप अपने खर्चों को कवर कर सको। ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट डेटा जानने की? कि आप जो है वो अपने प्राइसिंग डिसीजंस ले सकते हो। सेकेंडली, यू शुड नो द कॉस्ट सो दैट यू कैन कंट्रोल दैम। अब देखिए, खर्चे जब तक आपको पता नहीं होंगे कितने हो रहे हैं, आप तब तक उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस नो डजंट नो कि उसका रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, तो वो चीपर वे में रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा। मतलब अनटिल अनलेस यू नो हाउ मच अ पर्टिकुलर थिंग कॉस्ट, आप उसको कम करने की कोशिश या कम नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट नो कि एक्चुअल उसका रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रॉ मटेरियल $10 का मिल रहा है या ₹10 का मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो व्हेन यू नो द कॉस्ट देन यू विल लुक फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव्स कि यार कहीं से मुझे ₹8 का मिल जाए, कहीं से मुझे ₹7 का मिल जाए। तो इस तरीके से व्हेन यू नो द कॉस्ट यू ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट, कि आप जो है वो कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हो। ऑल्सो यू शुड नो द कॉस्ट डेटा सो दैट द बिजनेस कैन कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का अगर आप लोग को फॉर्मूला अब तक तो पता चल जाना चाहिए, दैट इज योर रेवेन्यू माइनस ऑल योर एक्सपेंसेस। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि कॉस्ट आधा है एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, तो रेवेन्यू में से हम जब कॉस्ट अपने सारे खर्चे माइनस करते हैं तो जो बचता है आपके पास वो क्या बचता है? प्रॉफिट। तो अपने बिजनेस को कॉस्ट डेटा जरूर पता होना चाहिए ताकि इनकम से जब वो कॉस्ट डेटा माइनस करेगा तो उसको पता चलेगा उसका प्रॉफिट कितना है। सो टू कैलकुलेट द प्रॉफिट यू मस्ट ऑल्सो नो द कॉस्ट डेटा। देन वी हैव टू डिसाइड द बेस्ट लोकेशन। कॉस्ट डेटा आपको पता होना चाहिए ताकि आप बेस्ट पॉसिबल लोकेशन डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो लोकेशन है, लोकेशन ए है, लोकेशन बी है, सही है। एक जगह पे रेंट है 50,000, एक जगह पे रेंट है 60,000, सही है। एक जगह पे जो वेजेस एंड सैलरीज आप पे करोगे, जो एम्प्लॉयज वहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज डिमांड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25,000, सही है। यहाँ पे जो वेजेस एंड सैलरी पर एम्प्लॉय डिमांड कर रहा है वो कर रहा है 30,000। सो अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देखो और आपको कॉस्ट एफिशिएंट रहना है, तो लोकेशन ए इज मच बेटर देन लोकेशन बी। वाई? बिकॉज लोकेशन ए रेंट है 50,000, सही है, इसका रेंट है 60,000। तो बेसिकली लोकेशन बी जो है वो रेंट में भी महंगी है। फिर जो लोकेशन बी पे एम्प्लॉयज है वो ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, लोकेशन ए पे जो है वो कम सैलरी एम्प्लॉयज ले रहे हैं। तो व्हेन यू नो द कॉस्ट डेटा यू आर एबल टू डिसाइड विच पॉसिबल विच इज द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन फॉर द बिजनेस। देन फिफ्थ इज टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स और नॉट। कॉस्ट डेटा से आप ये भी डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा गुड जो है वो आपने प्रोड्यूस करना है और कौन सा गुड
आपने प्रोड्यूस नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू कॉस्ट डेटा। तो आप कॉस्ट डेटा निकाल के ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस के सामने दो ऑप्शन है चेयर्स और टेबल्स बनाने की। चेयर्स वो 300 लेट्स सपोज रुपीज की सेल कर सकता है, और इस चेयर को कॉस्ट जो आ रही है बनाने की वो आ रही है 150। तो तकरीबन इसको जो प्रॉफिट होगा एक चेयर पे वो होगा 150 का। वेरएस टेबल जो है वो 500 की सेल कर सकता है और उसको भी कॉस्ट आ रही है 150 बनानी। तो तकरीबन इस पे जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो करेगा 350। तो आपको जब कॉस्ट डेटा पता है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वेदर यू हैव टू मैन्युफैक्चर tables or whether you have to manufacture chairs. सही है। तो when you have the cost data you are able to decide कि which product or which good you should make or which good you should not make. So this is the importance of cost data कि आपको cost data पता होना चाहिए ताकि as a manager आप ये सारे decisions ले सको। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं यूजुअली फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट क्या होती है बच्चों? बेसिकली देखें, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज नहीं होती विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, आपने एक फैक्ट्री खरीदी कि आप उसमें जूते बनाए। सही है। अभी वो फैक्ट्री तैयार हो रही है, बन रही है, उसको तकरीबन मशीनें लगने में, सारी चीजें होने में, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करने में जो है वो अभी 2 महीने लगेंगे। सही है। तो 2 महीने से आपने फैक्ट्री खरीदी हुई है, और 2 महीने से रेंट पे लिए भी आपने फैक्ट्री, लेकिन और 2 महीने से उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा। अभी उसकी रेनोवेशन और उसको जो है वो काम के लायक बनाया जा रहा है। लेकिन व्हेन देयर इज जीरो प्रोडक्शन, स्टिल उस फैक्ट्री का रेंट आपको पे करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो आपको हर हाल में पे करनी ही करनी है। आप फैक्ट्री, आप आपके एग्रीमेंट में, अब फैक्ट्री में आप कुछ बनाओ नहीं बनाओ, फैक्ट्री को बंद रखो, सही है, प्रोडक्शन करो उसमें, प्रोडक्शन नहीं करो, मैक्सिमम आउटपुट बनाओ, मिनिमम आउटपुट बनाओ, जीरो आउटपुट बनाओ, वट एवर द केस इज, यू हैव टू पे द फिक्स कॉस्ट। मतलब कि आपको जो है वो रेंट उसका पे करना ही पड़ेगा। So these fixed costs are the costs that do not vary with the level of output. They have to be paid whether the sales are made or not. तो ये आपको हर हाल में पे करनी ही करनी है, भले आपकी सेल्स हो नहीं हो, भले आपका फैक्ट्री चल रही हो, भले आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा हो नहीं हो रहा हो, यू स्टिल हैव टू पे द फिक्स कॉस्ट। वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शर्ट पे $1 का मटेरियल लगता है, ठीक है, मतलब एक पीस ऑफ शर्ट आप बना रहे हो, तो ये एक पीस पे $1 का मटेरियल लग रहा है। सही है। तो 2 पीस बनाओगे तो $2 का लगेगा, 3 पीस बनाओगे तो $3 का लगेगा, 4 पीस बनाओगे तो $4 का लगेगा, 5 पीस बनाओगे तो $5 का लगेगा। तो व्हाट इज हैपनिंग कि आपका जो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं, फ्रॉम 1 to 2 3 4 5, वैसे वैसे आपकी मटेरियल की कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। सो वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इन दोनों के ग्राफ्स भी आप देखें अगर, तो इन ग्राफ्स को देखें, जैसे फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5,000 फैक्ट्री का रेंट है तो इट रिमेन्स फिक्स, इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आप ये आउटपुट बनाओ, आप ये आउटपुट बनाओ, आप ये आउटपुट बनाओ, जो भी आउटपुट आप बनाओगे सेम फिक्स कॉस्ट रहेगी। ठीक है। वेराज यहाँ देखें, वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है कि अगर आप ये आउटपुट बनाओगे तो इतनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, अगर आप ये आउटपुट बनाओगे तो इतनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, अगर आप ये आउटपुट बनाओगे तो इतनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। सो यू कैन सी दैट द कॉस्ट आर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिर तीसरा है आपका टोटल कॉस्ट। नाउ टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट इज बेसिकली योर कॉस्ट प्लस योर वेरिएबल कॉस्ट, आपके फिक्स खर्चे प्लस आपके वेरिएबल खर्चे, मतलब इन दोनों की कॉस्ट को जब आप ऐड करोगे तो फिर आपका बनता है टोटल कॉस्ट। एंड देन वी हैव एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट पर यूनिट। सही है, कि एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो एवरेज कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। के फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स सपोज 1,000 शर्ट्स बनाने की कॉस्ट आ रही है 5,000, दिस इज द टोटल कॉस्ट। तो अब पर यूनिट मतलब एक शर्ट की कॉस्ट कितनी है वो कैसे निकालेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, 5,000 टोटल कॉस्ट है,
डिवाइड कर देंगे उसको 1,000 से, क्योंकि 1,000 शर्ट्स बनाने की कॉस्ट है 5,000। तो एक शर्ट बनाने की कॉस्ट कितनी है? $5। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला आपने याद रखना है बस, के इट इज द कॉस्ट पर यूनिट, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो दिस इज हाउ योर कॉस्ट आर क्लासिफाइड। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखें। स्केल ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन? स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज द मेजरमेंट। स्केल क्या होता है? इट इज अ मेजरमेंट, राइट? तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस या प्रोडक्शन इज बेसिकली कि आपका जो बिजनेस है वो कितने पैमाने पे काम कर रहा है, वो हाउ बिग योर बिजनेस इज। ठीक है। और बिजनेसेस का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेसिकली जब बिजनेस जो है अपना साइज इंक्रीज करता है, दैट मीन्स कि एक स्मॉल से वो जब एक लार्ज बिजनेस बनता है, तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज दैट कि उसकी कॉस्ट बढ़ने के बजाय कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो जब कॉस्ट आपकी होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है यू हैव अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? बहुत सारे बच्चों को आज तक इसमें कंफ्यूजन ही रहती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज बेसिकली द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस का साइज इंक्रीज होता है, मतलब फ्रॉम स्मॉल इट बिकम्स अ लार्ज बिजनेस, एंड ड्यू टू बिकमिंग दैट लार्ज बिजनेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स। आपके खर्चे जो है वो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, बिकॉज यू हैव बिकम अ लार्ज बिजनेस, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग आपकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है। So, economies of scale are the factors that lead to a reduction in average cost as a business increases in the size. तो अब चलिए, अब देखें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने आपको बताया कि इट इज अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ड्यू टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सप्लाई, अब जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मतलब कैसे कैसे आपके खर्चे कम होते हैं। परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, और टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आपकी कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो रही है, देखें। परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम बल्क बाइंग भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस एक सप्लायर के पास जाता है, लेट्स सपोज ये शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, और ये सप्लायर के पास जाता है और बोलता है कि भाई मुझे आप शर्ट का रॉ मटेरियल दे दो। सही है। अब बिजनेस अगर स्मॉल होगा तो वो मैक्सिमम 100, 500, 1,000 शर्ट्स का रॉ मटेरियल खरीदेगा, और सप्लायर जो है वो 100, 500, 1,000 के मटेरियल पे डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्री, एक लार्जर बिजनेस जाता है अगर, तो लार्जर बिजनेस 1,00,000 शर्ट्स का मटेरियल खरीदने जाएगा, राइट? अब जब 1,00,000 शर्ट्स का मटेरियल एक साथ खरीदा जा रहा है, तो बिजनेस आस्क फॉर डिस्काउंट्स टू द सप्लायर, और सप्लायर के दिमाग में यह आता है कि यार एक साथ इतना सारा मटेरियल हमारा सेल हो रहा है, तो चलो हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो एज ए रिजल्ट सप्लायर लार्ज बिजनेस को डिस्काउंट ऑफर कर देता है कि भाई आप 1,00,000 शर्ट्स का, मतलब यू आर नॉट टेकिंग फॉर 100, 500 और 1,000, तो टेकिंग मटेरियल फॉर 100,000 शर्ट्स। तो उसकी वजह से सप्लायर जो है वो इतनी बल्क परचेज जब हो रही होती है, तो सप्लायर क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। अब देखें, लेकिन स्मॉल बिजनेस कभी भी इतनी बल्क परचेज करेगा नहीं, क्योंकि स्मॉल बिजनेस इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बना ही नहीं सकता, बिकॉज उसका साइज छोटा है। तो इसलिए आपका साइज बड़ा होने की वजह से, मतलब बिजनेस इंक्रीज इन साइज, एंड ड्यू टू विच इट इज एबल टू बाय इन बल्क। और जब बल्क परचेजिंग आप करते हो, तो सप्लायर आपको क्या करता है, डिस्काउंट देता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, तो दैट मीन्स वी हैव अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। So how did you achieve the reduction in cost? Due to an increase in the size. आपका बिजनेस एक लार्ज बिजनेस बना, तो उसने 1,00,000 शर्ट्स का मटेरियल खरीदा, जिसकी वजह से सप्लायर ने आपको बल्क में खरीदने की वजह से डिस्काउंट दिया, और उस डिस्काउंट की वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। देन वी हैव मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल, एक स्मॉल बिजनेस है, सही है, वो कितने यूनिट्स बना लेगा, 1,000 यूनिट्स बना रहे फॉर एग्जांपल, और 1,000 यूनिट्स को वो मार्केट कर रहे हैं। उसकी मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है 50,000। लेट्स सपोज वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चलाता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चलाने की कॉस्ट है 50,000।
तो पर यूनिट अगर हम मार्केटिंग कॉस्ट देखें तो कितनी आ रही है? 50 रुपए। मतलब एक शर्ट को वो 50 रुपए का मार्केट कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक लार्ज बिजनेस है जो कि लेट्स सपोज 10,000 यूनिट बना रहा है, और न्यूज़पेपर पे अगर वो ऐड चलाएगा तो इसकी भी कॉस्ट उतनी आएगी। देखें, न्यूज़पेपर वाला ये थोड़ी बोलेगा कि आप लार्ज बिजनेस हो तो आप जो है वो ज्यादा पैसे दो, नहीं। न्यूज़पेपर पे ऐड चलाने की कॉस्ट ही 50,000 है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो 10,000 यूनिट्स को 50,000 के ऐड पे चला रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई मार्केटिंग की? 5 रुपए। तो दिस इज व्हाट मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर, कि आप उतने ही खर्चे में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स की मार्केटिंग कर रहे हो। जितना न्यूज़पेपर में ऐड चलाने का खर्चा है, एज अ लार्ज बिजनेस यू आर एबल टू अफोर्ड दैट पर्टिकुलर मार्केटिंग कॉस्ट एज वेल, but in and you are promoting more number of units as compared to a smaller business। तो आपकी एवरेज कॉस्ट यहाँ पर भी कम हो गई, कि पर यूनिट कॉस्ट अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली आपकी कम हो गई। वहां पे 50 रुपए का एक यूनिट मार्केट हो रहा था, आप जब लार्ज बिजनेस बने तो 5 रुपए का एक यूनिट मार्केट हो रहा है। तो दिस इज योर मार्केटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑल्सो वी हैव फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? यूजुअली जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं ना, वो बहुत बड़ा लोन लेते हैं बैंक से, और लोन्स वो इतने बड़े अमाउंट होते हैं तो बैंक भी उनको क्या करते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन अमाउंट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल बिजनेस जाएगा अगर लोन लेने, तो स्मॉल बिजनेस कितना, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का लोन ले लेगा। तो स्मॉलर अमाउंट यूजुअली हैव अ हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंक को भी कमाने के लिए बैठा है बैंक। तो अगर बैंक दे रहा है स्मॉल अमाउंट तो उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक लार्ज बिजनेस जो है वो 50 लाख का लोन लेगा, 1 करोड़ का लोन लेगा, तो उस पे जो है वो इंटरेस्ट रेट वो कम भी करेगा तब भी उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज बैंक चार्जेस 10% इंटरेस्ट रेट। सही है। अब लेट्स सपोज 5 लाख रुपए एक स्मॉल बिजनेस लोन लेता है, तो 5 लाख का 10% तकरीबन बनेगा लेट्स सपोज 50,000। तो 50,000 बैंक ने 5 लाख लोन अगर उसने दिया, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 50,000 बैंक ने कमाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर एक बंदा आता है वो 5 मिलियन का लोन लेता है, लार्ज बिजनेस है, उस पर 10% लगाएंगे तो कितना आएगा ये? 5 लाख। तो बैंक कितने कमा रहे हैं 50 लाख के लोन पे? 5 लाख। तो यहाँ पे ये डिफरेंस देखें, 50,000 यहाँ कमा रहे हैं, 5 लाख यहाँ कमा रहे हैं। तो अगर बैंक थोड़ा सा रेट कम भी कर दे, 8% भी कर दे, तब भी वो इससे ज्यादा कमाएगा। इवन 5% भी कर दे तब भी 2.5 लाख रुपए वो कमाएगा। वो भी 50,000 से ज्यादा है। तो एज अ लार्ज बिजनेस व्हेन यू गो टू टेक अ लोन, द बैंक यूजुअली रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट, और उसकी वजह से लोन आपको सस्ता पड़ता है। और लोन क्यों सस्ता पड़ा? अगेन ड्यू टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपकी आपको आपके साइज की वजह से, लार्जर बिजनेस की वजह से सस्ते में लोन दिलवा देती हैं। सो दीज आर योर फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देन यू हैव मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब स्मॉल बिजनेस हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस छोटा बिजनेस होता है, तो यूजुअली एंटरप्रेन्योर क्या करता है, सारी चीजें खुद कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज बिजनेस खोलेंगे, आप कोशिश करेंगे सारी चीजें आप खुद मैनेज कर लें। एक बंदा रखोगे, उसको सैलरी दोगे, इससे अच्छा खुद सारी चीजें देख लो, कॉस्ट बचेगी। और द कॉन्ट्रेरी, एक लार्ज बिजनेस जब होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने फैक्ट्री खोली है, कोई कोई आपने अपना मल्टीपल ब्रांचेस खोल ली हैं, तो मल्टीपल ब्रांचेस को मैनेज करने के लिए आपको अकेले आप काम नहीं कर सकते, आपको एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्ट मैनेजर्स चाहिए। तो मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, कि जब बिजनेस इंक्रीज करता है अपने साइज को, एंड देन इट इज एबल टू अफोर्ड स्पेशलिस्ट मैनेजर्स who come into the business, manage the business properly and reduces the cost of operations। आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि वो मैनेजर जो है वो स्किल्ड है। सही है। वो मैनेजर जो है वो सारे काम अपने आपके जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो कॉस्ट इफिशिएंट हो रहा है। तो बेसिकली आप जब बिजनेस अपना साइज इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से वो अच्छे मैनेजर, स्किलफुल मैनेजर भी हायर कर सकता है, और उसकी वजह से उसको मैनेजरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव होती है। एंड लास्टली, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है कि जब स्मॉल बिजनेस होता है तो स्मॉल बिजनेस में यूजुअली सारा काम मैनुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लोकल बेकरी है,
सही है। वहां पे आपके घर के पास कोई बेकरी होगी, लोकल बेकरी है, वहां पे सारा काम मैनुअली हो रहा होगा। सही है। तो जब काम मैनुअल होता है तो आपको पता है उसकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत हाई होती है। वेर एज यूनाइटेड किंग की अगर हम बात करें, यूनाइटेड किंग एक बहुत बड़ी बेकरी है ना, थ्रू आउट पाकिस्तान, कराची उसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। तो यहाँ पे दे हैव टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप देखें उनका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ऑनलाइन वो सेल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बना हुआ है उनका इन हाउस, वो जो भी आप खरीदते हो जाके वो पंच करते हैं एक एक दो दफा वहां पे स्क्रीन पे, और वो आपको बिल निकाल के दे देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि स्मॉल बेकरी पे आपको शायद नहीं मिले। स्मॉल बेकरी में क्या होगा, वो दराज में से पैसे निकाल के आपको वापस दे देगा। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर मशीन है, एटीएम कार्ड है, सही है, प्रॉपर कंप्यूटर लगे हुए हैं, सारी चीजें ऑटोमेटेड है। तो वाई इज इट पॉसिबल? बिकॉज अ लार्जर बिजनेस कैन अफोर्ड टेक्नोलॉजी। और जब एक बिजनेस लार्ज होता है, सही है, और वो जब टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर सकता है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। सो ड्यू टू बिकम व्हेन द बिजनेस बिकम्स अ लार्जर बिजनेस, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। और जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती हैं। सो दीज आर योर 5 इकोनॉमीज ऑफ स्केल that the business has that the business achieves once it increases in the size. तो ये 5 आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं जो कि आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करती हैं once your business size increases। ठीक है। फिर वी हैव डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि कंप्लीटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ऑपोजिट होता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से आप अपनी एवरेज कॉस्ट को कम कर रहे हो ड्यू टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस, और न क्वांटिटी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को बच्चे क्या कंफ्यूजन करते हैं, ड्यू टू अ रिडक्शन इन द साइज ऑफ द बिजनेस। नहीं है ऐसा। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी साइज इंक्रीज होने की वजह से ही आती हैं। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आर आल्सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस, but instead of reduction in cost, increases the cost. So the increase in the cost of the business due to an increase in the size of the business। ये याद रखिएगा बच्चों। अक्सर डेफिनेशंस वगैरह आती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, और बच्चा जो है वो गलती यही करता है कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन में वो लिख देता है ड्यू टू अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आती हैं जब आपकी साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीज होती है और आपकी एवरेज कॉस्ट इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने मल्टीपल ब्रांचेस खोलनी है अपने बिजनेस की, और अब क्या हुआ है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपस में बिजनेस की काफी ज्यादा पुअर हो रही है। तो पुअर कम्युनिकेशन लीड्स टू पुअर कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज, पुअर कम्युनिकेशन विद मैनेजर्स, दिस लीड्स टू डिसीजन बीइंग डिलेड, और उसकी वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो यूजुअली जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाते हैं, और ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर आप कोई टेक्नोलॉजी हायर नहीं करोगे, तो सबसे कम्युनिकेट करना काफी डिफिकल्ट होता है। सही है। और उसकी वजह से मैसेजेस जब लेट पहुंचना शुरू होते हैं, और उसकी वजह से आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग डिले होती है, और उसकी वजह से आपका बिजनेस की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। देन एलियनेशन ऑफ वर्कफोर्स। पहले आपका स्मॉल बिजनेस था, स्मॉल बिजनेस में 10 वर्कर्स आपने रखे हुए थे, 10 वर्कर्स पे आप खुद ही नजर रख लेते थे, और 10 वर्कर्स को पता होता था कि मेरे पे नजर रखी जा रही है, तो वो लोग काम भी सही तरीके से करते थे। अब आपने बिजनेस बढ़ा लिया है और 10,000 वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं। अब 10,000 वर्कर्स का मतलब ये है कि एक एक पे नजर आपका रखना काफी मुश्किल हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मसला क्या फेस करोगे, दैट इज द एलियनेशन ऑफ वर्कफोर्स। बहुत सारे ऐसे भी वर्कर्स होंगे जो कि आते होंगे, काम अपना थोड़ा बहुत करा, सही है, एंजॉय करा, बातचीत करी आपस में, और बस चले गए घर। काम उन्होंने कंप्लीट नहीं करा। तो दिस इज व्हाट एलियनेशन ऑफ वर्कफोर्स, कि आपका वर्कर आप काम से जो है वो भागना शुरू हो जाएगा, या काम जो है वो नहीं करेगा, और उसको आपको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एलिनेशन का मतलब होता है फारिग बैठना। तो वर्कर अगर बहुत सारे होंगे आपके अंडर में, तो कोई वर्कर आ रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा, फारिग बैठा हुआ है, ये डिटरमिन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन अ लार्ज बिजनेस। सो व्हेन योर साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस, सो यू मेक श्योर दैट कि आप
सारे टारगेट्स वगैरह सेट करके दो एम्प्लॉयज को, क्योंकि अगर आप टारगेट सेट नहीं करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वर्कर जो है वो फारिग बैठा रहेगा, एलियनेट होता रहेगा, काम नहीं करेगा आके, और फिर फजूल में आप उसको सैलरी दे रहे होगे, काम वो कर नहीं रहा, सैलरी वो लेके जा रहा है, तो उसकी वजह से कॉस्ट बिजनेस की इंक्रीज हो जाएगी। एंड थर्डली वी हैव वीकर कोऑर्डिनेशन। आपस में डिपार्टमेंट्स की, आपस में ब्रांचेस की कोऑर्डिनेशन काफी वीक हो जाती है। जब भी आपका बिजनेस साइज में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से आपको मल्टीपल लोग हायर करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से अक्सर जो है वो आपस में आपको डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं। और अक्सर क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स फिर सिर्फ अपने लिए काम करना शुरू कर देते हैं एंड नॉट फॉर द होल बिजनेस, जिसकी वजह से आपकी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है और आपके जो बिजनेस है उसमें कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यूजुअली दीज आर योर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द cost of production due to an increase in the size of the business. तो ये होती है आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर के अंदर दैट इज ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन भी बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किल लगता है ओ लेवल्स में स्पेशली, कि सर ब्रेक इवन जो है वो समझ नहीं आता। तो ब्रेक इवन समझ लेते हैं। अब ब्रेक इवन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखें, बिजनेस जो है वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और प्रोडक्शन करता है वो गुड्स की, फिर गुड्स को वो सेल भी करता है। सेल क्यों करता है, ताकि वो एक प्रॉफिट अर्न कर सके, सही है। और देखें, जब भी आप कोई गुड्स सेल करते हैं, सही है, तो सेल्स में उसकी दो चीजें कवर हो रही होती हैं। एक तो आपकी कॉस्ट, और दूसरा आपका प्रॉफिट। कि आप जब भी कोई चीज बेचते हो तो आप उस इस नियत से बेचते हो कि जो उसको बनाने का खर्चा है वो भी पूरा हो जाए, और मुझे थोड़ा बहुत मेरे बिजनेस को प्रॉफिट भी हो जाए। तो हमेशा आप इस चीज को, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको इसी नियत से बेचते हो कि मुझे मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाए और मुझे प्रॉफिट भी अर्न हो जाए। तो ब्रेक इवन होता क्या है? अब ब्रेक इवन बेसिकली आपका वो पॉइंट होता है जहां पे आप ना ही कोई प्रॉफिट कर रहे हो, ना ही कोई आप लॉस करते हो। So it is the quantity of output where total cost and total revenue are equal. यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ब्रेक इवन यूनिट्स आपके वो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं जिनको बेच के आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हो जहां पे आपको ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना ही कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इट इज द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एंड सोल्ड एंड नो प्रॉफिट ऑफ और लॉस इज मेड। इसको मैं एक सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक शर्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसको जो शर्ट बनाने की कॉस्ट आ रही है, लेट्स सपोज वो 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको जो शर्ट बनाने की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 5000। ये क्या है आपकी कॉस्ट। और वो 1000 शर्ट्स टोटल बना रहा है, और टोटल शर्ट्स 1000 शर्ट्स बनाने की कॉस्ट आ रही है कितनी, 5000। और जाहिर सी बात है वो शर्ट को एक सर्टेन सेलिंग प्राइस पे सेल करेगा, ठीक है। और जब वो शर्ट सेल करता है तो 500 शर्ट बेचने के बाद वो 5000 रुपये कमा लेता है। 5000 रुपये कमा लेता है, उसका रेवेन्यू हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें, 5000 का रेवेन्यू उसको कब हुआ, जब उसने 500 शर्ट्स सेल करी। और मैंने आपको पहले बताया था कि भाई 5000 जो है वो उसकी कॉस्ट है ऑफ मेकिंग 1000 शर्ट्स, ठीक है। और जाहिर सी बात है, कॉस्ट आपकी जो होती है उसके ऊपर ही आप प्रोडक्ट बेचते हो। कॉस्ट आपको पता है, आप सेलिंग प्राइस थोड़ी उसके ऊपर ही सेल करते हो। तो 500 यूनिट जब आपने बेचे तो आपको 500 का रेवेन्यू हुआ, 5000 का रेवेन्यू हुआ। तो 5000 का रेवेन्यू और 5000 की कॉस्ट यहाँ पे बराबर हो रही है। और कितने यूनिट्स पे बराबर हो रही है, 500 यूनिट्स पे। तो ये पॉइंट, ये 500 यूनिट्स आपके क्या हुए, ब्रेक इवन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन यूनिट्स आपका वो यूनिट्स होते हैं जिनको बेच के आप नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन में आ जाते हो, जहां पे आपका रेवेन्यू और आपकी कॉस्ट दोनों बराबर हो जाती है। अब 501 से मतलब 501 यूनिट, 500 दूसरा 2 यूनिट, 503 यूनिट, अब आप जब ये बेचना शुरू करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी तक 500 यूनिट आपने सेल करे और 500 यूनिट पे आपको 5000 का रेवेन्यू मिला है। अब ये रेवेन्यू बराबर है किसके, कॉस्ट के। तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर हो गए, कितनी यूनिट्स पे, 5000 यूनिट्स पे। तो सॉरी 500 यूनिट्स पे, तो 500 यूनिट आपका क्या है, ब्रेक इवन यूनिट। तो ब्रेक इवन यूनिट इज द पॉइंट वेयर योर प्रॉफिट, you are making neither a profit nor a loss, where your revenue and cost are equal.
अब हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक होता है सबसे पहला हमारा इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड क्या होता है? इक्वेशन मेथड इज बेसिकली ब्रेक इवन का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन का? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपको डेटा दिया हुआ होगा, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दिया हुआ होगा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर नहीं दिया हुआ तो इसको भी निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो एक मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ इसका, ताकि कैलकुलेशन आपको आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल दिया हुआ होगा, एक्स एक्स वाई जी लिमिटेड, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। ऐसा टेबल बना के आपको वो दे देंगे 300,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई होगी आपको, लेट्स सपोज 300, और वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, लेट्स सपोज 100। और यहाँ पे आपको वो बोल देंगे कैलकुलेट द ब्रेक इवन इन यूनिट्स, या ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करें। तो ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन का? ब्रेक इवन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीपीयू होता है आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपने डेटा देखा, और डेटा में आपने देखा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो दिया हुआ ही नहीं है सर। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का सर ने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस दी हुई है जी सर, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है जी सर, निकाल लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 3 लाख, 300,000 ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस थी हमारी 300, माइनस वेरिएबल कॉस्ट थी 100, तो ये हो जाएगा आपका 300,000 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, और ये आ गया आपका 1500। तो 1500 यूनिट्स जो है वो आपको बेचने पड़ेंगे, तब जाके आप नो प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन में आ जाओगे। तो दिस इज योर ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, तो ब्रेक इवन लेवल आपका आ गया 1500 यूनिट। 1500 यूनिट का मतलब क्या है? 1500 यूनिट्स का मतलब यह है कि इस पॉइंट पे आप ना ही कोई प्रॉफिट अर्न करोगे, ना ही कोई लॉस अर्न करोगे। मतलब आफ्टर सेलिंग 1500 यूनिट्स, ये जो एक्स वाई जी लिमिटेड है, ये 1500 यूनिट सेल करके ना ही कोई प्रॉफिट कमाएगी और ना ही कोई लॉस कमाएगी। 1500 यूनिट्स पे इसका रेवेन्यू बराबर होगा इसकी कॉस्ट के। अब इससे अगर ऊपर जाएगा, जैसे 1501 यूनिट से क्या होना शुरू हो जाएगा? प्रॉफिट। और अगर इससे कम बेचेगा, दैट इज 1499 यूनिट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो व्हाट इज द ब्रेक इवन? दैट इज 1500 यूनिट्स, यहाँ पे वैल्यू जीरो होगी, दैट इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है बच्चों, तो ब्रेक इवन का इक्वेशन मेथड इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो आप लोग को मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये आप प्रैक्टिस कर लिएगा, तो आपका जो है वो ब्रेक इवन निकालना आ जाएगा आपको। फिक्स कॉस्ट है 30, इसको 60 कर लो, 60,000। सेलिंग प्राइस है 50, इसको हम कर देते हैं $60, और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 20 डॉलर्स पर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका डेटा है। अब आपने जो है वो कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन।
कैलकुलेट ब्रेक इवन आउटपुट, या तो अभी कर लें, अभी आ जाएगा आपका, काफी आसान है। तो अभी करके आप लोग आंसर बता दें मुझे। सही है, ये डेटा है, आप लोग अभी कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी कर लें, मुझे आंसर आप बता देगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हम लोग एक क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, और उस क्वेश्चन से जो है वो हम लोग ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन है, या चलिए क्वेश्चन मैं आपको अभी बाद में कराता हूँ, पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड से बनाना सिखाऊंगा। देखें, अब ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले आपको जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले जो आपको बनानी होगी वो फिक्स कॉस्ट लाइन बनानी होगी। तो फिक्स कॉस्ट लाइन कैसे बनेगी, देखें, सबसे पहले आपका वाई एक्सेस आ जाएगा और आपका एक्स एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। जो वाई एक्सेस, यस, जो एक्स एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप हमेशा लेते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। यहाँ पे आप हमेशा क्या लोगे, ऑन योर वाई एक्सेस कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और यहाँ पे आप हमेशा लोगे अपना जो भी आप आउटपुट है, वो आउटपुट आप यहाँ पे लोगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आप जो स्टेप वन में हमेशा आपको याद रखते हैं, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फिक्स कॉस्ट लाइन। अब फिक्स कॉस्ट लाइन जितनी भी फिक्स कॉस्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 हम लोग अज्यूम कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट है, तो जहाँ पे 5,000 की वैल्यू है, आप वहां पे जाके 5,000 की लाइन खींच दोगे 5,000 के ऊपर। और ये लाइन जो है वो आपकी कहाँ तक जाएगी, जहां तक आपका मैक्सिमम आउटपुट होगा। सो दिस विल बी योर मैक्सिमम आउटपुट, ये लाइन आप वहां तक ही एक्सटेंड करोगे। और ये आपको सवाल में दिया हुआ होगा कि मैक्सिमम आउटपुट कितना है, तो आपको लाइन वहीं तक ही खींचनी होगी। दिस इज योर मैक्सिमम आउटपुट। वो ग्राफ आपको छोटा सा बना के दिया हुआ होगा, और उसमें बस आपको वो बोलेंगे कि या तो रेवेन्यू की लाइन बना दो, या तो कॉस्ट की लाइन बना दो, या तो पूरा डेटा आपको दिया हुआ होगा, और यू जस्ट हैव टू क्रिएट द ब्रेक इवन चार्ट। तो फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ तक आ गई, दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। देन वी हैव टू ड्रॉ द वेरिएबल कॉस्ट लाइन। अब वेरिएबल कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा बच्चों, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट विल गो अप टिल योर मैक्सिमम आउटपुट। जो भी आपका मैक्सिमम आउटपुट है ना, आपको वहीं तक जाके हर लाइन रोकनी है। तो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लाइन आ गई। फिर उसके बाद स्टेप थ्री में आप क्या बनाएंगे, स्टेप थ्री में यू हैव टू ड्रॉ टोटल कॉस्ट लाइन। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग फिक्स टोटल कॉस्ट की लाइन बनाएंगे, तो टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट लाइन। तो टोटल कॉस्ट आपकी लाइन जो होगी वो वहीं तक जाएगी जहां तक आपका मैक्सिमम आउटपुट है। और वो स्टार्ट कहाँ से होगी, लेकिन वो स्टार्ट होगी आपकी फिक्स कॉस्ट की लाइन के ऊपर से। अब ये क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल कॉस्ट जीरो भी हो, तब भी आपको फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो तब यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगा, 5,000। सो इवन व्हेन ओवर हियर इफ यू कैन सी, व्हेन द आउटपुट इज जीरो, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो आउटपुट हमारा जीरो आएगा, राइट। इवन व्हेन द आउटपुट इज जीरो, यू स्टिल हैव टू पे द फिक्स कॉस्ट। सो यहाँ पे आउटपुट आपका भले जीरो है, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी ही करनी है। तो over here you can see that whenever you are making the total cost line, you should make sure that कि आप उसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट की लाइन से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट लाइन दैट यू गोइंग टू ड्रॉ इज द टोटल रेवेन्यू लाइन। तो जो भी आपका टोटल रेवेन्यू होगा, उस टोटल रेवेन्यू लाइन को आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम द जीरो, क्योंकि जीरो यूनिट बेचोगे तो जीरो रेवेन्यू होगा। और यहाँ से आप लेके जितने भी मैक्सिमम आउटपुट आप बना रहे हो, वहां तक आप इसको ले जाओगे। सो दिस इज योर टोटल
रेवेन्यू लाइन। और अब क्या करना है आपने, द मेन पार्ट इज कि अब आपने देखना है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कहाँ पे एक दूसरे को कट थ्रू कर रही है। और जिस पॉइंट पे भी आपका यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की लाइन कट थ्रू कर रही है, तो बस यही आपका ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट है। यही आपका ब्रेक इवन आउटपुट बन जाएगा। यही आपका ब्रेक इवन आउटपुट है। So where your total cost and total revenue line intersect each other, that is your break even level of output। और ये जो आपका एरिया है, जो कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट से ऊपर वाला जो एरिया है, ये पूरा जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, दिस इज योर एरिया ऑफ प्रॉफिट कहलाता है ये। और जितना भी आपका ब्रेक इवन से नीचे वाला पार्ट है, दिस इज योर एरिया ऑफ लॉस। ये है आपका एरिया ऑफ लॉस। ठीक है। सो दिस इज योर ब्रेक इवन चार्ट। और ब्रेक इवन यूनिट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब फिर एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखिए, मैक्सिमम आउटपुट आपका ये है और ब्रेक इवन आउटपुट आपका ये है। तो ये जो बीच का गैप है आपका, दिस गैप, इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन विच द बिजनेस कैन अर्न प्रॉफिट। आप देखें कि ये जो पूरा ट्राइंगल है, इस पे आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है, राइट? दिस इज द एरिया ऑफ प्रॉफिट। और ये ट्राइंगल आपका ये एरिया कवर कर रहा है पूरा, राइट? तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम आउटपुट एंड ब्रेक इवन आउटपुट, ये जो डिफरेंस है आपका, इस डिफरेंस को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स आपकी वो यूनिट्स होते हैं जो कि आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रहे होते हैं। तो दैट इज योर सेफ्टी मार्जिन यूनिट्स। अब इसको एक सवाल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम्म। अब क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूँ ऐसी। फिक्स कॉस्ट है, लेट्स सपोज 5,000। सेल्स रेवेन्यू है $10, या इसको हम सेलिंग प्राइस कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज $10। वेरिएबल कॉस्ट इज $2। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये मैक्सिमम आउटपुट है आपका जो बन रहा है, वो बन रहा है 1,000 यूनिट्स। ठीक है। तो मैक्सिमम यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग इज 1,000 यूनिट्स। तो पहले मैं अब अपना ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, ये आ गया आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू। और ये हो गया आपका द आउटपुट यू आर प्रोड्यूसिंग। अब स्केल मुझे डिसाइड करना है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू का स्केल मैं ले लेता हूँ 1,000 रुपये। तो ये 1,000, ये 2,000, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10,000। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्केल ले लिया, इसको मैं और ले जाता हूँ ऊपर 11,000,
और ये 12,000 और ये 13,000। ठीक है, दिस इज माई कॉस्ट एंड रेवेन्यू डेटा। और यहाँ पे मैं 100 का स्केल से ले लेता हूँ। दिस इज 0, दिस इज 100, दिस इज 200, दिस इज 300, दिस इज 400, दिस इज 500, दिस इज 600, दिस इज 700, 800। इसको मैं एक्सटेंड करना पड़ेगा टू गेट 1000, तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। Okay. This is 800, this is 900, and this is your 1000, which is the maximum output. तो हमारे पास यहाँ पे आ गए आउटपुट। अब इसका आउटपुट लिख लें, आप इसको नंबर ऑफ यूनिट्स लिख लें, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो मतलब हमारी कोई भी लाइन जो है वो अब इस पर्टिकुलर एरिया से एक्सीड नहीं करेगी, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट है। सो दिस इज आर मैक्सिमम आउटपुट, सो नो लाइन विल बी एक्सीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, टू मेक द फिक्स कॉस्ट लाइन। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, इट इज अनचेंज, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट की लाइन पहले बना लेंगे। सबसे पहले आपने फिक्स कॉस्ट की लाइन बना लेनी है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 5,000। तो हमने देखा 5,000 कितना है, 5,000 ये रहा, और ये हमारा 1000 है, विच इज आर मैक्सिमम आउटपुट। तो ये आ गई हमारी फिक्स कॉस्ट की लाइन। ठीक है, सेकेंड चीज हम देखेंगे, द सेकेंड स्टेप दैट आई टोल्ड यू इज द वेरिएबल कॉस्ट लाइन। अब वेरिएबल कॉस्ट तो $2 है। अब $2 तो यहाँ पे कहीं दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो $2 है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी कितनी, 2 × 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट आप बना रहे हो, $2 की एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट है, तो $2,000 आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया ऑन 1000 यूनिट्स। तो 2,000 कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की लाइन बना देंगे। ये 2,000 यूनिट है, तो हम लोग ये 0 से स्टार्ट करा हमने, और ये आ गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। so दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वैसे वेरिएबल कॉस्ट की लाइन ए लेवल्स में हम लोग नहीं बनाते, सही है, लेकिन ओ लेवल्स में है, तो आपको बनानी होगी। ठीक है, वैसे अमूमन जो है वो बनी भी होती है, ज्यादातर वो टोटल कॉस्ट की लाइन आपसे बनवाएगा या रेवेन्यू की लाइन आपसे बनवाएगा। ठीक है, तो अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट सर फिक्स कॉस्ट के नीचे क्यों है, सही है। देखिए ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट और इसका कोई ताल्लुक नहीं है बेसिकली। ये दोनों ऐड होती हैं तो टोटल कॉस्ट आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट अपनी लाइन रखती है, फिक्स कॉस्ट अपनी लाइन रखती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब टोटल कॉस्ट की लाइन बनानी है। अब टोटल कॉस्ट तो हमें दिया हुआ ही नहीं है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी सर, 5,000 है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो सर $2 है। तो अक्सर बच्चे $2 लिख के 5,000 दो कर लेते हैं इसको, ये गलत हो जाएगा आपका। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 5,000, आपको यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2,000। तो 5,000 प्लस 2,000 विल बी 7,000। तो 7,000 जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट है। अच्छा जी, तो 7,000 का है हमारी, 7,000 यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा 7,000 है। और हमारी जो टोटल रेवेन्यू की लाइन है वो 7,000 पे बनेगी, टोटल कॉस्ट की लाइन सॉरी, और वो इट विल नॉट एक्सीड। और मैंने आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट की लाइन हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट की लाइन है। तो टोटल कॉस्ट की लाइन जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगी। सो दिस इज योर फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज योर टोटल कॉस्ट लाइन। तो ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ गई आपकी यहाँ पे टोटल कॉस्ट की लाइन। अब बचती है हमारी आखिरी लाइन, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। अब अगेन टोटल रेवेन्यू
हमें तो दिया हुआ नहीं है सर, दिया हुआ नहीं है तो निकाल लेते हैं। $10 इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और 1000 यूनिट्स हमने बनाए, और हम लोग ये भी अज्यूम करेंगे कि जितने यूनिट्स बनाए, जितने यूनिट्स हमने बनाए उतने यूनिट्स हमने बेच दिए। तो 10 × 1000 यूनिट्स विल गिव अस 10,000। अच्छा जी, तो 10,000 का है, 10,000 यहाँ पे, और इट वोंट गो बियॉन्ड दिस। तो अब हम लोग टोटल रेवेन्यू की लाइन बना लेंगे फ्रॉम जीरो, और ये रहा आपका टोटल रेवेन्यू पे हम लोग ले गए अपना पॉइंट। ठीक है, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। अब जब सारी रेवेन्यू सारी लाइंस हमने बना ली, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे वेयर इज द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट लाइन इंटरसेक्टिंग। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और जब इसी पॉइंट पे हम नीचे आएंगे, सो वी विल गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, 600 और 700 के बीच में है, तो इट इज अराउंड 650। तो 650 हमारे पास वैल्यू आई। अब ये क्या है, 650 इज द ब्रेक इवन यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 650 यूनिट सेल करके ये जो बिजनेस है, ये ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां पे उसके ना ही प्रॉफिट हो रहा होगा ना ही लॉस हो रहा होगा। एंड एनीथिंग सोल्ड बियॉन्ड दिस इज द प्रॉफिट, एरिया ऑफ प्रॉफिट। और इस पे जो नेक्स्ट चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एरिया जो है, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का है, मैक्सिमम यूनिट्स में से आप ब्रेक इवन यूनिट्स माइनस कर दो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू मैक्सिमम यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स। तो मैक्सिमम यूनिट में से आपने क्या करना है, ब्रेक इवन यूनिट्स माइनस करने हैं। तो मैक्सिमम यूनिट्स आपके 1000 हैं, माइनस 650 आपके ब्रेक इवन यूनिट्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 350 यूनिट्स इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। So this is how your break-even chart is made. This is how the break-even point is determined through the graphical method. और इस तरीके से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट होता है। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वर्कबुक के अंदर। सही है, जो पास पेपर में आए एक्चुअली, कि पास पेपर में जो है वो, अच्छा, कभी कभार वो आपको ये भी बोल देगा एरिया ऑफ प्रॉफिट मार्क कर लो, तो यू शुड नो दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज द एरिया ऑफ प्रॉफिट। और ये जो एरिया है आपका ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे का, दिस इज द एरिया ऑफ लॉस। ये आपका एरिया ऑफ लॉस है, ठीक है। तो ये आपको जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके थियोरेटिकल साइड पे, द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन। अब जो ब्रेक इवन चार्ट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू इंटरप्रेट। इट कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इजीली समझ में आ जाता है ब्रेक इवन का चार्ट मैनेजर्स को, और मैनेजर्स आराम से डिटरमिन कर सकते हैं अपना एरिया ऑफ प्रॉफिट और एरिया ऑफ लॉस। प्लस ये आपको दिखाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे हमने देखा कि ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया भी बताते हैं कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एरिया क्या है। तो इससे मैनेजर्स को पता होता है कि व्हाट इज द target, and they try to increase this particular margin of safety area by producing more level of more maximum output. And thirdly can be used to compare with different charts। आप कोई भी दो प्रोडक्ट्स के ब्रेक इवन बना लो और उसको कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कम बनाना चाहिए। तो वो चीज़ भी आपके मैनेजर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हाउएवर डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि अज्यूम ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस इज सोल्ड। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे जो भी आप बना लो वो सब बिक जाता है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक बचता है आपके पास। क्लोजिंग स्टॉक आपका वो स्टॉक होता है विच रिमेन्स अनसोल्ड। तो आपके पास वो स्टॉक लाजिम होता है जो कि अनसोल्ड रहता है, सही है, और वो आपके बिजनेस के अंदर मौजूद होता है। तो ये अनसोल्ड स्टॉक जो है, सही है, ये हम लोग ब्रेक इवन बनाते हुए इसको अज्यूम करते हैं कि ये जितना बनाया उतना बेचा है, और ये अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास नहीं है। हालांकि रियलिटी में वी हैव सम अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो एक तो ये assumption आपके ब्रेक इवन चार्ट को इनएक्यूरेट बनाती है। सेकेंडली अनदर assumption इज दैट assumes that cost and revenue are straight lines।
कभी भी कॉस्ट या रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन नहीं होता। दे आर लाइक लाइन ग्राफ, जो हार्ट बीट होती है ना, कभी इंक्रीज होती है रेवेन्यू, कभी डिक्रीज होता है रेवेन्यू, कभी भी रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि रेवेन्यू आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नहीं। या यहाँ पे भी आपकी जो है वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही नहीं। आपका बिजनेस का जब साइज बढ़ता है तो कॉस्ट जो है वो कम भी हो सकती है। सही है। जब रेवेन्यू आपका आप जब सेल कर रहे होते हो तो इनिशियली रेवेन्यू ज्यादा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ रेवेन्यू गिरना शुरू हो जाता है। सो इट इज नेवर शोन थ्रू स्ट्रेट लाइंस। इसमें या तो इंक्रीज आता है, फिर थोड़ा डिक्रीज आएगा, फिर थोड़ा इंक्रीज आ जाएगा। तो इस तरीके से रेवेन्यू के चार्ट्स बनते हैं। तो ये भी एक अजम्पशन है विच मेक्स इट इनएक्यूरेट। फिर तीसरी चीज है दैट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट, सो इट कैन बी इनएक्यूरेट। तो ये एस्टिमेटेड होता है। सही है, एवरीथिंग इज एस्टिमेशन, कोई एक्यूरेट डेटा आपके पास मौजूद नहीं होता। मतलब यहाँ पे आपकी सारी चीजें जो है वो, जैसे रेवेन्यू आप जब कैलकुलेट कर रहे हो, सो इट इज एन एस्टिमेटेड रेवेन्यू। आप प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी अगर ब्रेक इवन चार्ट बना रहे हो और आप देखना चाह रहे हो कि वो प्रोडक्ट कितना बेचना पड़ेगा टू मेक अ ब्रेक इवन, तो अगेन अभी तक रेवेन्यू उतना हुआ नहीं है, यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग इट। कॉस्ट इतनी इनकर हुई नहीं है, यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग इट। सो एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड, ड्यू टू विच इट बिकम्स inaccurate. So these are the disadvantages of your break even chart. ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ब्रेक इवन चार्ट बनाते हैं। तो ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। एक इक्वेशन मेथड है जिसमें अंदर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा सिंपल, दैट इज ब्रेक फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय contribution per unit, where contribution per unit is calculated by selling price minus variable cost। और चार्ट बनाने का तरीका मैंने आपको आपको बनाया हुआ स्टेप्स में, आपको ये स्टेप्स फॉलो करके अपना चार्ट बनाना है। तो पास पेपर में इसके क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको वर्कबुक दी हुई है, उसके अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चंस हाउ दे कम इन द